और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 26 जनवरी 2026 भारत का 77वां गणतंत्र दिवस है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो आज के दिन की एक मिलीजुली तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ जश्न है, डिप्लोमेसी है, खेल की दुनिया की बड़ी जीत है, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर और परेशान करने वाले मुद्दे भी हैं। तो आज हम इन अलग अलग सुर्खियों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में देश में आखिर चल क्या रहा है। चलिए सीधे दिल्ली चलते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में इस साल यूरोपियन यूनियन के दो बड़े नेता मुख्य अतिथि बनकर आए हैं। यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। जी, और डिप्लोमेसी के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर बातचीत बिल्कुल आखिरी दौर में है। अच्छा, ये वही बातचीत है जो काफी सालों से चल रही है। हो जाता है तो दोनों के लिए व्यापार और निवेश के दरवाजे और खुल जाएंगे। और ईयू तो पहले से ही हमारा एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है ना। सबसे बड़ा ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पिछले साल ही दोनों के बीच 136 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब ईयू और अमेरिका के बीच खुद कुछ तनाव चल रहा है। बिल्कुल, और वॉन डर लेयन ने अपने बयान में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप एक खंडित दुनिया को दिखा रहे हैं कि एक और रास्ता मुमकिन है। इस यात्रा के दौरान एक व्यापक रणनीतिक एजेंडा भी अपनाया जाएगा, जिसमें सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे शामिल होंगे। तो एक तरफ ये उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं, वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के लोकतंत्र और संविधान की सेहत को लेकर भी एक बहस छिड़ी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में कहा कि संघर्षों से भरी दुनिया में भारत शांति का दूत बनकर उभरा है। जी, और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी है। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि मतदान करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के भरोसे को दिखाता है। और प्रधानमंत्री ने भी युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी प्रक्रिया को लोकतंत्र का त्योहार बताते हुए इसमें युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो कुछ गंभीर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। जी, और उन्होंने मतदाता सूचियों के अनियोजित विशेष गहन संशोधन, जिसे एसआईआर कहते हैं, उसका भी जिक्र किया। ये एसआईआर क्या है? मतलब आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सरल भाषा में मतलब है कि वो इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में अचानक और बिना ठीक से योजना बनाए बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि इससे कुछ वोटरों के नाम कट सकते हैं या गलत तरीके से जुड़ सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर दबाव होने का भी आरोप लगाया। और ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं है ना? मुझे लगता है कि न्यायपालिका से जुड़े एक व्यक्ति ने भी कुछ ऐसी चिंता जताई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये चिंता सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने एक सेमिनार में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आज संविधान को उन्हीं संस्थाओं से चुनौती मिल रही है जिनका काम असल में संविधान की रक्षा करना है। मतलब न्यायपालिका से भी? जी, उन्होंने न्यायपालिका को भी इसमें शामिल किया। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व जज खुद न्यायपालिका पर सवाल उठाए तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए? ये तो बहुत गंभीर बात है। ये निश्चित रूप से एक गंभीर टिप्पणी है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे मद्रास हाईकोर्ट का एक विवादास्पद फैसला। उन्होंने जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर की प्रक्रिया पर उठते सवालों का भी जिक्र किया। और एक और चलन पर उन्होंने अफसोस जताया, जहां राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के भाषणों को पढ़ने से मना कर देते हैं या विधानसभा से वॉकआउट कर जाते हैं। हाँ, ये हाल के दिनों में काफी देखने को मिला है। उनका कहना था कि ये सब संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। तो एक तरफ लोकतंत्र की संस्थाओं के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश अपने नागरिकों को सम्मानित भी कर रहा है। 2026 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। जी, इस साल कुल 131 पुरस्कार दिए गए हैं। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। पद्म विभूषण पाने वालों में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। पूरी लिस्ट तो काफी लंबी होगी, लेकिन क्या कुछ ऐसे नाम या कहानियां हैं जो इस साल के पुरस्कारों में सबसे अलग या खास लगी हों?
बिल्कुल। इस साल के पद्म पुरस्कारों में एक खास बात यह है कि 45 पुरस्कार गुमनाम नायकों यानी अनसंग हीरोज को दिए गए हैं। अच्छा, ये वो ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जी, और ये और मजबूत हो रहा है। सरकार जमीनी स्तर पर चुपचाप काम करने वालों को पहचान देने पर जोर दे रही है। मिसाल के तौर पर पद्मश्री पाने वालों में अशोक खाड़े का नाम है। वो एक दलित मोची परिवार से आते हैं और आज वो एक सफल उद्यमी हैं। वाह, जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। उनकी कहानी बहुत प्रेरणा देती है। ये तो वाकई कमाल की बात है। और कोई ऐसा नाम? एक और दिलचस्प नाम है इसरो के वैज्ञानिक ए.ई. मुथु नायगम का। उन्हें क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम में उनके काम के लिए पद्मश्री मिला है। क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम, ये सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि ये वो शक्तिशाली इंजन टेक्नोलॉजी है जो भारत को भारी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की ऊंची कक्षाओं में भेजने में मदद करती है। अच्छा। पहले हमें इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। मुथुनायगम जैसे वैज्ञानिकों की वजह से ही आज भारत इस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर है और बड़े-बड़े स्पेस मिशंस कर पा रहा है। तो ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक ताकत का सम्मान है। बिल्कुल सही। वाह, एक तरफ ऐसी प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी खबर है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ये ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 की एक भयानक घटना है जहां 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई। ये एक दिल दहला देने वाली घटना है। 16 जनवरी की रात को बहुत घना कोहरा था। युवराज अपनी कार से जा रहे थे और उनकी कार सड़क के किनारे एक कंस्ट्रक्शन साइट के पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। और वहां कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? कुछ भी नहीं। उस गड्ढे के चारों तरफ कोई बाड़ नहीं लगाई गई थी, कोई घेराबंदी नहीं थी और ना ही कोई चेतावनी का साइन बोर्ड था। और जो बात इसे और भी ज्यादा दर्दनाक बनाती है वो ये है कि हादसे के तुरंत बाद युवराज जिंदा थे। बिल्कुल, और वो मदद मांग रहे थे। उनके पिता राजकुमार ने बताया कि युवराज ने कार का दरवाजा खोलकर उन्हें फोन किया था। फोन किया था? जी। जब वो मौके पर पहुंचे तो कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन युवराज ने अपने फोन की टॉर्च जलाई ताकि उनके पिता उन्हें देख सकें। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि वो लगभग 2 घंटे तक अपनी कार की छत पर खड़े होकर मदद के लिए चिल्लाते रहे। 2 घंटे? ये तो यकीन करना मुश्किल है। बचाव दल कहाँ था? कोई मदद के लिए क्यों नहीं आया? और यहीं पर सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें सही समय पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाईं। क्या मतलब? एक चश्मदीद ने तो यहाँ तक बताया कि पुलिस और फायरमैन ये कहकर पानी में नहीं उतरे थे कि पानी बहुत ठंडा है और कोहरा बहुत घना है। क्या? जी। जब तक एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम सुबह करीब 4:15 बजे पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस भयानक लापरवाही के बाद कोई कार्रवाई हुई है? लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। युवराज के पिता ने नोएडा अथॉरिटी और उस प्लॉट के मालिकों एमएस विजटाउन प्लानर्स और लोटस स्क्रीन्स के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है। एमएस विजटाउन प्लानर्स के सीईओ समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? यही सवाल है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उस मोड़ पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और वहां स्ट्रीट लाइट तक नहीं है। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे आसानी से रोका जा सकता था। तो घर में ये सब चल रहा है और पड़ोस और दुनिया में भी हलचल है। बांग्लादेश से खबर आ रही है जहां भारत से नाराजगी जताई गई है। जी। बांग्लादेश सरकार ने दिल्ली में हुए कार्यक्रम पर आश्चर्य और पीड़ा जताई है। मामला ये है कि इस कार्यक्रम में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऑडियो संदेश चलाए गए, जिन्हें बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। तो बांग्लादेश की आपत्ति इस बात पर है कि भारत ने एक सजा याफ्ता भगोड़े को, भले ही वो पूर्व प्रधानमंत्री हों, एक सार्वजनिक मंच कैसे दे दिया? बिल्कुल। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये 2 देशों के बीच के रिश्तों के नियमों के खिलाफ है और इससे भारत बांग्लादेश के संबंधों पर असर पड़ सकता है। और दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी कुछ खबरें हैं? हाँ, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन के खार्किव इलाके में स्टारित्सिया नाम के एक और गांव पर कब्जा कर लिया है। मतलब युद्ध अभी भी उसी तेजी से जारी है? जी, जो दिखाता है कि लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में रूस धीरे धीरे ही सही पर बढ़त बना रहा है। वहीं वेनेजुएला से एक दिलचस्प खबर है। वहां की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने विपक्ष से शांति के लिए बातचीत की अपील की है। और साथ ही देश के दरवाजे निजी निवेशकों के लिए खोल दिए हैं
ताकि तेल उत्पादन बढ़ाया जा सके। हाँ, ये एक बड़े बदलाव का संकेत है क्योंकि वेनेजुएला आर्थिक संकट से निकलने के लिए बेताब है। इसी बीच भारत अपनी समुद्री कूटनीति भी मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना के जहाज इंडोनेशिया के बेलावन पहुंचे हैं। चलिए, अब कुछ अच्छी खबरों की ओर बढ़ते हैं और माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। खेल के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज भारत ने जीत ली है। और क्या शानदार तरीके से जीती है। गुवाहाटी में हुए तीसरे T20I मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से एक तरफा हरा दिया। गेंदबाजी काफी अच्छी रही। बहुत जबरदस्त। जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई की गेंदबाजी इतनी जबरदस्त थी कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 153 रन ही बना पाई। और बल्लेबाजों ने तो इस लक्ष्य को बहुत छोटा साबित कर दिया। अभिषेक शर्मा की पारी के बारे में काफी चर्चा हो रही है। होनी भी चाहिए। अभिषेक शर्मा ने तो जैसे तूफान ही ला दिया। सिर्फ 20 गेंदों पर 68 रन बना डाले, वो भी नॉट आउट। 20 गेंदों पर 68? जी, जिसमें 5 छक्के शामिल थे। उन्होंने अपनी 50 सिर्फ 14 गेंदों में पूरी की, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। कमाल है। और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी उनका पूरा साथ दिया और भारत ने सिर्फ 10 ओवर में ही मैच जीत लिया। अभिषेक शर्मा की ये पारी, क्या ये भारतीय T20 टीम में एक नए निडर अप्रोच का संकेत है, खासकर जब T20 वर्ल्ड कप भी ज्यादा दूर नहीं है? ये सवाल बहुत अहम है। बिल्कुल, ये उसी निडर क्रिकेट का प्रदर्शन है जिसकी T20 फॉर्मेट में जरूरत होती है। सेलेक्टर्स पर अब निश्चित रूप से ऐसे युवा खिलाड़ियों को मौका देने का दबाव बढ़ेगा जो पहली गेंद से ही आक्रमण कर सकते हैं। सही बात है। वैसे T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी एक खबर पाकिस्तान से भी है। उन्होंने अपनी 15 लोगों की टीम घोषित कर दी है, लेकिन उसमें तेज गेंदबाज हारिस राउफ का नाम नहीं है। और निशानेबाजी में भी भारत के लिए अच्छी खबर है ना? जी, राष्ट्रीय पिस्टल चैन ट्रायल में चंडीगढ़ की सैन्याम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जीता और उत्तर प्रदेश के गौरव कुमार ने पुरुषों के इवेंट में टॉप किया। ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं। और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने विकसित भारत के विजन को लेकर कुछ बातें कहीं। उन्होंने देश के सभी निर्माताओं और स्टार्टअप से गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहा और अपना नारा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट दोहराया। मतलब हमारे उत्पाद ऐसे हो जिनमें कोई कमी ना हो और जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। जी, उन्होंने ये भी बताया कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। साथ ही उन्होंने देश में हो रहे कुछ जमीनी कामों का भी जिक्र किया, जैसे उत्तर प्रदेश में तमसा नदी की सफाई और तमिलनाडु राजस्थान में किसानों द्वारा बाजरे की खेती को बढ़ावा देना। तो आज की ये पड़ताल हमें एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाती है जो एक ही समय में कई अलग अलग हकीकतों को जी रहा है। एक तरफ गणतंत्र दिवस का जश्न है, यूरोप के साथ मजबूत होते रिश्ते हैं, पद्म पुरस्कारों के जरिए देश की प्रतिभा और सेवा का सम्मान है, और क्रिकेट में शानदार जीत है। हाँ। और दूसरी तरफ लोकतंत्र की सबसे जरूरी संस्थाओं की सेहत पर गंभीर सवाल है। शहरी प्रशासन की लापरवाही की एक दर्दनाक कहानी है जो एक नौजवान की जान ले लेती है, और पड़ोस में एक नया कूटनीतिक तनाव भी है। आज के इन स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बहुत तीखा विरोधाभास सामने आता है। प्रधानमंत्री विकसित भारत और जीरो डिफेक्ट वाले उत्पादों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में जहां युवराज मेहता की मौत हुई, वहां के नागरिक एक बैनर पर लिखते हैं, विकास नहीं तो वोट नहीं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, विकास या उत्कृष्टता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ शानदार उत्पादों, चमकती अर्थव्यवस्था या खेल के मैदान तक ही सीमित है? या फिर इसका मतलब शासन में उत्कृष्टता, नागरिकों की सुरक्षा में उत्कृष्टता और संस्थाओं की जवाबदेही में उत्कृष्टता भी है? एक युवा इंजीनियर की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि एक गड्ढे के चारों तरफ बाड़ नहीं थी। क्या ये जीरो डिफेक्ट वाले भारत की तस्वीर से मेल खाता है? ये सवाल आज गणतंत्र दिवस के मौके पर शायद सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।